आपने आज का विषय देख लिया है, बड़ा ही दुखद है। हम लोग बड़े आहत हैं, पीड़ित हैं मोदी सरकार के ऐसे निर्णय से, और उसी की विवेचना हम करेंगे, क्योंकि हमें ये थोड़ा सा भय हो रहा था, आशंका थी कि मोदी जी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने कई बार ऐसी पलटी मारी है, चाहे वो किसान आंदोलन हो या और भी इस तरह के दबाव वाली बात की है। लेकिन इनके कार्यकाल में, तीसरे कार्यकाल तक, कभी किसी दबाव में इनके किसी मंत्री ने त्यागपत्र नहीं दिया। स्वेच्छा से कोई मंत्री त्यागपत्र दे ये कोई दूसरी बात होती है, परंतु धर्मेंद्र प्रधान का जो त्यागपत्र है वो लाल बहादुर शास्त्री जी का त्यागपत्र नहीं है, ये दबाव में लिया गया त्यागपत्र। तो हम तो इस विषय के जो जितने आयाम हैं उन सब पर चर्चा करेंगे, और हमारा सौभाग्य है कि आज जो है राजनीति शास्त्र के ज्ञाता, धर्मशास्त्र के ज्ञाता आदरणीय पंकज जी हैं, उनकी वाणी भी सुनेंगे। परंतु मुझे एक स्मरण हुआ। वो स्मरण क्या है कि महाभारत युद्ध का 9वां दिन था, और उस दिन प्रतिदिन के अनुरूप ही भीष्म पितामह ने 10,000 से अधिक महारथियों का संहार कर दिया था। ध्यान दीजिए, महारथी, योद्धा। मैं छोटे मोटे की बात नहीं कर रहा हूं, पशु कितने मरे, क्या हुआ, वो तो दूर की बात। तो युधिष्ठिर महाराज घबरा गए, उनको लगने लगा कि भाई ये तो भीष्म पितामह पता नहीं क्या कर देंगे। तो उन्होंने भगवान कृष्ण से कहा कि भाई हम लोग आज संध्या काल शिविर में पितामह से मिलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं कि उनका पराभव कैसे होगा, उनका वध कैसे होगा, वो कैसे परास्त होंगे। तो संध्या काल शिविर में जब बैठे हुए थे अपने शिविर में भीष्म पितामह, तो उनसे सब मिलने गए। तो जब बातचीत हुई तो उसमें भीष्म पितामह का जो वचन है वो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। वो कहते हैं कि बेटा युधिष्ठिर, मैं तुमसे एक धर्मानुकूल बात कहता हूं, सुनो। इस शरीर से मैं बहुत उदासीन हो गया हूं। इस संग्राम में बहुत से प्राणियों का संहार करते करते मेरा समय बीता है। इसलिए यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहते हो तो अर्जुन और पांचाल तथा सृंजय वीरों को आगे करके मेरे वध का प्रयत्न करो, क्योंकि किसी भी इतने बड़े योद्धा के लिए निरंतर संघर्ष करना, निरंतर संहार करना, कहीं ना कहीं मन थक जाता है। और आदरणीय पंकज जी से हमारी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने 2 शब्दों का प्रयोग किया, वो बड़े सुंदर शब्द हैं, बौद्धिक थकान, बौद्धिक रूप से थक जाना। हमारे मोदी जी 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बनते हैं। अभी 17 सितंबर को वो 77वें वर्ष में प्रवेश कर जाएंगे। पिछले 25-26 वर्षों से निरंतर वो शासक के पद पर, पहले एक मुख्यमंत्री के रूप में, अब प्रधानमंत्री के रूप में। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मानसिक सक्रियता होती है, गतिशीलता होती है, प्रति उत्पन्न मति होती है, क्योंकि युद्ध में भी तो भीष्म पितामह के साथ ऐसा ही हुआ होगा। हर बाण का प्रत्युत्तर देना, अपने आप को बचाना, तो ये भी तो एक प्रकार का युद्ध है ना, इतना बड़ा शासक होना, संसार से सबसे बड़े लोकतंत्र का। तो मुझे ऐसा लगता है कि समय ने, कार्याधिक्य ने मोदी जी को थका दिया है। और आज जो हमने देखा है ये मोदी जी की पराजय है। मैं कुछ हद सीमा तक ये भी कहूंगा कि इससे उनकी कायरता तक परिलक्षित होती है, क्योंकि आपने कोई व्यूह रचना आपके पास है ही नहीं। जब ये मामला शुरू हुआ था तो आप तभी धर्मेंद्र प्रधान से त्यागपत्र ले लेते, तब तो बहुत कुछ नहीं हुआ था। लेकिन दुखद यह है कि हारे भी तो किससे? कॉकरोच से, मतलब तिलचट्टे से आप हार गए। अरे आप किसी बड़े योद्धा से हारते, कुछ ऐसा करते
तो एक मिनट के लिए लोग सोचते भी कि चलिए कोई मिला था आपको सामने, समान शक्ति वाला कोई मिला था, लेकिन आप हार गए तिलचट्टे से। और मुझे दुख होता है यह देखकर कि हम तो, और आदरणीय पंकज जी और हम दोनों से ऊपर आदरणीय दीदी, हम तीनों मोदी जी के बड़े ही समर्पित समर्थक रहे हैं और तन मन धन से हमने उनके लिए शुभेच्छा प्रकट की है, हर प्रकार से समर्थन किया। लेकिन समय रहते हम चेत भी गए। यूजीसी के बाद हमें लगने लगा कि इन्होंने हमारे साथ छल किया है। और आज का जो पटाक्षेप हुआ है उससे तो यही लगता है कि जो भी मोदी जी का विरोधी है, जो उनको गाली देता है, जो उनकी भर्त्सना करता है, जो उनकी निंदा करता है अहर्निश, उससे मोदी जी डरते भी हैं, उसकी बात भी सुन लेते हैं, उसकी बात भी मान लेते हैं। परंतु यूजीसी के जो विरोधी थे, अनारक्षित वर्ग या जनरल कैटेगरी, उसको तो उन्होंने रामलीला मैदान फटकने भी नहीं दिया। घर में ही, मतलब उनका हाउस अरेस्ट हुआ, रास्ते पर रोक दिया गया, पहले से अनुमति दी गई थी उस अनुमति को रद्द कर दिया गया, और यहां बिना अनुमति के तिलचट्टे बैठ सकते हैं जंतर मंतर पर, उनकी खातिरदारी हो रही है। और इस दुख की जो गाथा है वो बड़ी लंबी चौड़ी, आप सुनेंगे तो सर पीटने के अतिरिक्त कोई मार्ग आपको नहीं दिखेगा। मैं और आप जितना भी जीवन आपने जिया है, उस जीवन में सार्वजनिक स्थल पर, वो भी कन्याओं के द्वारा, कन्याओं के मुख से ऐसी बीभत्स गालियां जो एक समाज कल्पना नहीं कर सकता, वो गालियां हमने सुनी है। और इसमें कौन है जो नहीं है? इसमें कौन था जो नहीं था? आप देखिए कि इसमें कश्मीर की आजादी मांगने वाले भी थे, 370 हटाने वाले भी थे, इसमें भगवान राम को गाली देने वाले थे, भारत माता को गाली देने वाले थे, भारत देश को गाली देने वाले थे, इसमें भीम टीम जितने हैं सब इकट्ठे थे, और आप झुक गए उनके सामने। दूसरा, आपके पुलिस वाले बुरी तरह पिटे, आज भी एक पुलिस वाले का सर फट गया है। और मैं वो समाचार दे रहा हूं जो समाचार आपको मिल नहीं सकता, क्योंकि मैं छोटे से स्थान सीतामढ़ी में, आज सीतामढ़ी में जो उपद्रव हुआ है, मुझे लगता है इतिहास में बहुत कम बार उपद्रव हुआ। मैं अपने घर पर बैठा हुआ था और हमारे घर से मात्र 10 किलोमीटर दूर है सीतामढ़ी। जो भी सीतामढ़ी से आ रहा था वो रोता बिलखता आ रहा था। संभवतः डीएसपी रैंक के ऑफिसर को पीटा गया है, और यहां भयंकर उपद्रव हुआ है तिलचट्टों का। और जो लोग भी प्रत्यक्षदर्शी थे वो बता रहे थे कि उनमें एक भी छात्र नहीं दिख रहा था। और मुझे लगता है इसमें जो मियां गुंडे हैं वो आ गए हैं, वो सबसे ऊपर है, उनको मौका मिल गया है। और मैंने अपनी आंखों से देखा कि एक चैनल है, उसका नाम है मिल्लत टाइम्स। मिल्लत टाइम्स जो है वो जब से तिलचट्टे इकट्ठे हुए हैं तब से उसकी बाँछें खिल रही है। वो उसके शीर्षक आप देखिएगा दंग रह जाइएगा, अब मोदी हारेगा, अब मोदी पिट जाएगा, अब मोदी दब जाएगा, अब मोदी झुक जाएगा, इस टाइप के वो शीर्षक लगा रहा है मियां का चैनल मिल्लत टाइम्स। और आप देखिए कि यही करना था आपको, तो वांगचुक को क्यों उठाया? यही करना था तो दो मंत्रियों को वांगचुक के अस्पताल में क्यों भेजा? उसका जो कुछ लोग कह रहे थे कि वो रोजा तोड़वा दिया या फास्ट तोड़वा दिया, वो क्यों करवाया आपने? 3 बार आपने उनके साथ बैठक क्यों की? जब आपको धर्मेंद्र प्रधान का त्यागपत्र लेना था तो ये सब नहीं करना था। तो प्रमुख बात यह है कि आप लड़ना नहीं चाहते थे। आपको एक जो पॉलिटिकली करेक्टनेस है उस रोग से आप ग्रसित हैं। आप समझते हैं संसार में मेरी छवि ऐसी रहे कि उपद्रवी कितना भी उपद्रव करे, लेकिन संसार में यह संदेश जाए कि देखिए मोदी जी कितने उदार व्यक्ति हैं,
कि वहां पर तो भारत में कोई कुछ भी करता है, कोई कुछ भी चाहता है वो कर लेता है, परंतु किसी की धरपकड़ नहीं होती। अब आप सुनिए कि मांगे क्या थी इन तिलचट्टों की। मैंने विस्तार से पढ़ने का प्रयत्न किया। तो एक मांग यह है कि जब से धरना प्रदर्शन शुरू हुआ है तब से जितनी एफआईआर हुई है इनके विरुद्ध, जितने केसेस बने हैं, सब बिना शर्त सरकार वापस लेगी और सरकार ने इस पर हां कह दी। अब आप सोचिए कि जिस व्यक्ति की पहचान हो चुकी है, उसने पत्थर मारा है पुलिस वाले को, पुलिस वाले का सर फटा है, और आप कह रहे हैं कि वो एफआईआर आप वापस ले लेंगे। पुलिस वालों के मनोबल पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आपने सोचा है कभी? इस पर विचार किया आपने कि क्या प्रभाव पड़ेगा? और मुझे ऐसा प्रतीत होता है, जब से मैं दिल्ली में रह रहा हूं, इतने सालों तक रहा, मोदी जी का जो ये कार्यकाल है 12 वर्षों का, इसमें जो पुलिस है दिल्ली की, वो सीधा सीधा अमित शाह के अंडर में आती है। क्योंकि दिल्ली की जो सरकार है वो आधी सरकार है। उसका जो मुख्यमंत्री है उसको आप एक प्रकार से मेयर कह सकते हैं दिल्ली का। उसके पास पुलिस नहीं है, उसके पास भूमि नहीं है, उसके पास दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं है, बहुत सारी चीजें उसके पास नहीं। ऐसी स्थिति में दिल्ली में भयंकर दंगा हुआ आपकी नाक के नीचे। दिल्ली में शाहीन बाग से लोग त्रस्त रहे। दिल्ली में 13 महीनों तक किसानों ने दिल्ली को चारों ओर से घेर के एक प्रकार से बंद कर दिया, और लाखों लोग प्रतिदिन डाइवर्जन के माध्यम से दिल्ली में प्रवेश करते रहे या दिल्ली से बाहर जाते रहे। मैं स्वयं भुक्तभोगी हूं, मैंने इसको भोगा है। यदि आपको हरियाणा पंजाब जाना है तो, ये उत्तर प्रदेश जाना है तो, आप जहां जाएंगे आप रोक लिए जाएंगे। ये मोदी जी ने होने दिया। सबसे बड़ी विडंबना, लाल किले को घेर लिया उपद्रवियों ने, हमारा झंडा उतार दिया। और मुझे जानकारी बाद में मिली कि उस दिन पुलिस वालों को निर्देश दिया गया था कि आपके पास पिस्टल नहीं होगी, आपके पास रिवॉल्वर नहीं होगी, आपके पास बंदूक नहीं होगी, आपके पास राइफल नहीं होगी। क्योंकि पुलिस वाले भी तो मनुष्य है ना, सामने से कोई बहुत उपद्रव करेगा तो हो सकता है वो गर्म हो जाए, प्रक्रिया स्वरूप कुछ करें, तो केवल लाठी दी गई थी पुलिस वालों की। और आपने अपनी आंखों से देखा होगा, सारे लोगों ने देखा होगा सारे संसार में, कि वहां उपद्रवियों ने झंडा उतारा, अपना उपद्रवियों ने झंडा चढ़ा दिया और पुलिस वाले खड़े होकर के देखते रहे, मूक दर्शक बने रहे। ये सरकार ने करवाया, ये मोदी जी ने करवाया। अच्छा, इतना करने के बाद भी आपने तीनों कानून वापस ले लिए। तो इसको जो कहते हैं, एक जो कहावत है हमारे यहां कि आप कोड़े भी खाइए और प्याज भी खाइए। मुझे लग रहा है ये सरकार के लिए अत्यंत अति शोचनीय अवस्था है, दयनीय अवस्था है। आप कोड़े ही खा के रह जाते ना, एक ही चीज खाते, तो आप प्याज भी खाते हैं, कोड़े भी खाते हैं। आज इन तिलचट्टों के हंगामे का 36वां दिन है। आप सोचिए 36 दिनों से दिल्ली ने कितना झेला है। मैं वो जो मार्ग है वहीं पर नौकरी कर चुका हूं लंबे वर्षों तक। मैं जानता हूं कि वहां पर कितना कष्ट हुआ होगा वहां जो आने जाने वाले लोग। आपने 16-16, 18-18 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए, उससे कितने लाखों लोगों को कष्ट हुआ होगा जो रोज ऑफिस जाते हैं, घर जाते हैं या किसी कार्यवश कहीं निकलते हैं। ये तो आम लोग हैं, जन सामान्य, उनके मार्ग को आपने अवरुद्ध कर दिया। और आज मैंने सुना है कि नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ इन तिलचट्टों की बैठक हुई है। उसमें उनकी जितनी मांगे थी ये मान ली गई हैं, जिसमें एक जो मैंने बताया कि ये जो एफआईआर है वापस ले ली जाए। दूसरी मांग ये थी कि जितने बच्चों ने अपना प्राणांत किया है उनको 1-1 करोड़ रुपया दिया जाए। उस पर सरकार ने हामी भर ली और सरकार ने कहा है कि जो भी नियमानुकूल होगा उसके हिसाब से उनको पैसे दिए जाएंगे। अब वो राशि क्या होगी सरकार तय करेगी, लेकिन सरकार ने यदि मान लिया है, इसको स्वीकार कर लिया है इस मांग को, तो भले वो 50 लाख हो, 70 लाख हो, 80 लाख हो, जो भी नियम बनाए हो, या ये नियम जो भी पहले से बने हुए हो कि ऐसी स्थिति में किसी की कितनी क्षतिपूर्ति हो सकती है, तो वो भी आप करने जा रहे हैं। उसके बाद आपने अपने मंत्री से त्यागपत्र भी दिलवा दिया।
यही वो मंत्री है। यूजीसी के समय आपने कुछ नहीं किया, और आज जो है ना, जिसको कहते हैं ना माया मिलिन राम, मोदी जी की वो दुर्गति हो गई है। जो इनके सबसे समर्पित समर्थक थे हम लोगों जैसे, और जिनकी संख्या सर्वाधिक है और जो सबसे विश्वसनीय है, उनका विश्वास इन्होंने सबसे पहले जनवरी में खो दिया, यूजीसी को लाते ही। और उसके बाद मुझे लगता है जो दूसरे प्रकार के लोग रहे होंगे उनके समर्थक, उनका भी समर्थन खो दिया। और आज जो आप डर गए, आप जो आज पीछे हट गए, आज जो आप झुक गए, तो ऐसे प्राणियों से आप झुके हैं जिनका अभी कुछ महीनों पहले कोई नामो निशान नहीं था। इन ना तो तिलचट्टा कोई जानता था कॉकरोच क्या होता है, न तो ये दीप के कोई जानता था क्या होता है। और आज वो दीप के, मैं बता रहा हूं कि केजरीवाल को भी ये राजनीतिक सफलता नहीं मिली जो उसको मिली है। और आप देखिए उसका मन कितना बढ़ गया है। समाचार मिलते ही उसने अपने मन से कहा है कि अब तो हम कोई भी इस्तीफा मांग सकते हैं। और कांग्रेस पार्टी ने लिखना शुरू कर दिया है कि अभी धर्मेंद्र, अब नरेंद्र। तो आप यदि ये सोचते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के त्याग पत्र दे देने से आप बच जाएंगे, ये बात नहीं है। लक्ष्य तो आप हैं, आपको ही लक्षित करके ये सारा काम किया गया है। और अभी संसद सत्र चल रहा है, अब देखना होगा कि सोमवार से क्या होता है। मुझे लगता है वो बिखरा हुआ, टूटा हुआ, कमजोर, लंगड़ा, लूल्हा विपक्ष अब आप पर चढ़ बैठेगा। वो कहेगा ये करो, वो करो, जो भी करो, क्योंकि ये पहली बार है। पहली बार है जब आप सड़क पर हंगामा करने वालों के आगे नतमस्तक होकर एक कैबिनेट मंत्री से आपने त्यागपत्र लिया। और शिक्षा मंत्रालय एक ऐसा मंत्रालय है जिसमें मोदी जी के तीसरे कार्यकाल तक भी किसी शिक्षा मंत्री ने 5 वर्ष पूरे नहीं किए। ये हो सकता है कि कोई और षड्यंत्र हो बहुत बड़ा। स्मृति ईरानी 5 वर्ष नहीं कर पाई, प्रकाश जावड़ेकर नहीं कर पाए, निशंक नहीं कर पाए, ये महोदय नहीं कर पाए। शिक्षा एक ऐसा विभाग है जहां आपका मंत्री स्थिर नहीं हो पाता, टिक नहीं पाता। तो क्या कारण है? कारण स्पष्ट है। ये जो शिक्षा मंत्रालय है 1947 से 1977 तक, 30 वर्षों तक, 30 वर्ष के समय में 24 वर्ष तक केवल मियां ही इस देश के कैबिनेट मंत्री रहे शिक्षा मंत्री के रूप में। तीनों प्रधानमंत्री ने शिक्षा मंत्री मियां बनाया, चाहे वो नेहरू हो, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री हो या इंदिरा हो। उसके बाद भी जो लोग बने हैं वो घोर वामपंथी बने हैं। इसमें अपवाद स्वरूप जो है मुरली मनोहर जोशी रहे हैं, और जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया है। इसका श्रेय वाजपेयी जी को जाएगा कि चाहे जैसी भी सरकार उनकी चली है, लेकिन उन्होंने मुरली मनोहर जोशी जी को चलने दिया। उनके विरुद्ध भी नाना प्रकार की शिकायतें आती थी, दिल्ली में समाचार पत्र भरे रहते थे उनके विरुद्ध शिकायत से, क्योंकि शिक्षा ही तो वो जड़ है ना। वामपंथ जो है, देखिए वामपंथ और ईसाई, ये दो जो प्रजातियां हैं, ये केवल शिक्षा पर चोट करती हैं। और पीछे पीछे मियां होता है, क्योंकि मियां की अकल कम होती है, बुद्धि कम होती है। उसने तो कुरान तक नहीं लिखा, अपने मस्तिष्क से उठा लिया, बाइबल में से ले लिया उधार 70-80%। तो मियां को बुद्धि होती नहीं है। तो ये जो वामपंथी हैं, उनको बुरा लगता है कि मोदी की सरकार में कोई मंत्री जम जाए, रह जाए और वो कुछ कर ले। इसलिए ये कार्य हो रहा है। और इसमें जो सबसे दुखद पहलू है कि जो शेष समय है अभी 3 वर्ष मोदी जी के पास, मुझे दुख है ये कहते हुए, परंतु ये कड़वा सच है कि ये 3 साल कैसे बीतेंगे मोदी जी के। अभी देखिए किसान भी कूच कर चुके हैं, वो दिल्ली की सीमा पर आ चुके हैं। व्यर्थ आए हैं परंतु आ चुके हैं। तो आपको घेर लिया है इन लोगों ने, और आज आपने जिसको कहते हैं ना आत्मसमर्पण कर दिया। अभी पाकिस्तान समझिए चूर हो रहा है, टूट रहा है, दिवालिया हो चुका है। आपने कोई प्रयत्न नहीं किया कि उसमें कुछ घी डाल दें,
क्योंकि आप तो उलझे हुए हैं घर में ही। आपके मंत्री अमित शाह जी ने संसद में कहा था कि हम जान दे देंगे पीओके के लिए, और आज पीओके, आपको जानकारी होगी, 5 जून से 25 जुलाई कितना समय हो गया? 50 दिन। 50 दिनों से वो जल रहा है। वो मांग कर रहा है आपसे पीओके कि हमको ले लो, हमको ले लो, और आप है कि हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। बलूचिस्तान ने अपनी घोषणा कर दी है स्वतंत्रता की, लेकिन आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। कम से कम वचन से ही तो कुछ कह देते। लेकिन वो तो वो करेगा ना जो आंतरिक स्थिति को नियंत्रण में रखा हुआ है। अमित शाह और मोदी दोनों मिलकर अपनी राजधानी, और जहां पर संयोग से आज आपकी सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार अभी होती तो क्या कल्पना कर सकते हैं आप, क्या स्थिति होती दिल्ली की? क्योंकि ये जो जितना आयोजन है वो आम आदमी पार्टी का आयोजन है। अभी तो बड़ा चुटकुला चल रहा है कि दीपके कुछ बोलता है और पलट के किसी से पूछता है, तो किससे पूछता है? वो केजरीवाल से पूछता है, वो सिसोदिया से पूछता है, गोपाल राय वही झंडा गाड़ के बैठा हुआ उससे पूछता है। ये पूरा का पूरा जो उपद्रव है ये आम आदमी पार्टी का किया हुआ है, क्योंकि वो ध्यान अब हटाना चाहता है पंजाब से। पंजाब में उसकी पराजय निश्चित है, परंतु वो चाहता है कि जीते, और ऐसा हो भी सकता है, कौन जानता है क्या होगा। किसान आंदोलन 13 महीने चला, उसका लाभ केजरीवाल को मिला और पंजाब में वो जीत गया। तो आपने घुटने टेक दिए, और आज व्यर्थ में जो आपके शत्रु हैं उन सबका मनोबल बहुत बढ़ गया है। और हमें दुख है कि अब ये 3 वर्ष कैसे चलेंगे, और इसमें मुझे लगता है आप जो थके हुए हैं, हारे हुए हैं, तो इस देश की गाड़ी कैसे चलाई जाएगी, ये एक चिंता का विषय है। तो मैं यही पर रुकता हूं।